नमस्कार साथियों, आप सभी का सेवा मेमोरियल प्लेटफॉर्म में स्वागत है। तो जैसा कि दोस्तों कल वीकेंड था, तो आज हमारी 8वीं क्लास है। एक दिन के बाद, एक दिन के गैप के बाद हम एक नई क्लास स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो क्लास वही है, पढ़ना अभी हमें वही है। हमने पिछली क्लास में विंध्याचल पर्वतमाला की बात की थी और उसके बाद आज हमें सतपुड़ा पर्वतमाला की बात करनी है। तो हमें एक इसके अंतर्गत पढ़ रहे थे। तो प्रायद्वीपीय पठार के अंतर्गत जो उसका भूभाग है, उपभाग है, उसके अंतर्गत हम क्या पढ़ने वाले हैं? सतपुड़ा पर्वत श्रेणी। इसके पहले हमने क्या क्या बात कर ली थी? इसके पहले हमने अरावली पर्वत श्रेणी और विंध्याचल पर्वत श्रेणी के बारे में जान लिया था। तो आज हमारी जो क्लास है, इसमें हम सतपुड़ा पर्वत श्रेणी, पश्चिमी घाट और पूर्वी घाट के बारे में चर्चा करेंगे। इसके साथ ही दोस्तों हम पश्चिमी घाट का एक टॉपिक कंप्लीट कर लेंगे। उसके बाद हमें क्या करना है? उसके बाद हमें पश्चिमी भारत के कुछ पठार पढ़ने हैं। कुछ मध्य उच्च भूमि के पठार हैं, कुछ काठियावाड़ पठार हैं और कुछ दक्कन के पठार हैं। तो इन पठारों के बारे में भी चर्चा करेंगे और इस तरीके से हम प्रायद्वीपीय पठार को कंप्लीट कर लेंगे। और यदि चैनल पर पहली बार आए हों तो चैनल को क्या कर लें? सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन पर क्लिक कर लें, जिससे कि मेरी क्लास की नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। और साथ ही साथ मेरी वीडियो को शेयर करना ना भूलें। और यदि वीडियो अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। चलिए तो दोस्तों, आज का जो टॉपिक है उसको हम शुरू करते हैं। तो मैंने अभी आपको बताया कि आज का जो हमारा टॉपिक है, बहुत ही शानदार टॉपिक है। क्या है टॉपिक? टॉपिक का नाम है सतपुड़ा पर्वत श्रेणी। यहाँ से क्वेश्चन भी आया है दोस्तों कि सतपुड़ा पर्वत श्रेणी कहाँ पर है। तो बताइए दोस्तों, कहाँ पर सतपुड़ा पर्वत श्रेणी? सतपुड़ा पर्वत श्रेणी। तो सतपुड़ा पर्वत श्रेणी की यदि बात करें तो जो राजपीपला है, क्या है? राजपीपला गुजरात से मध्य प्रदेश की गुजरात और मध्य प्रदेश की सीमा से राजपीपला श्रेणी लगती है, ठीक है। तो राजपीपला महादेव, तो ये महादेव श्रेणी मध्य प्रदेश में है। तो ये मध्य प्रदेश के भ्रंश घाटी में नर्मदा नदी बहती है। तो नर्मदा नदी के दक्षिण में महादेव पर्वत श्रेणी है और जो इसकी सबसे ऊंची चोटी है वो धूपगढ़ है और यह एमपी की सबसे ऊंची चोटी है 1350 मीटर, ठीक है। तो ये बात भी आपको ध्यान रखनी है। और मैकाल श्रेणी, कौन सी? और मैकाल श्रेणी, तो मैकाल श्रेणी के अंतर्गत अमरकंटक आता है। तो ये बात भी आपको ध्यान रखनी है कि मध्य के रूप में, सॉरी दोस्तों, के रूप में नर्मदा और ताप्ती की भ्रंश घाटियों के मध्य स्थित है। ये जो तीन श्रेणियां हैं, राजपीपला, महादेव और मैकाल श्रेणी, ये नर्मदा और ताप्ती, कौन? नर्मदा और ताप्ती, नर्मदा और ताप्ती की भ्रंश घाटी के मध्य स्थित है। ये बातें आपको ध्यान रखनी है। इसके बाद हमें क्या चर्चा करना है दोस्तों? तो इसका निर्माण कैसे हुआ? तो सीधा सीधा स्पर्श होता है दोस्तों कि यह जो घाटी है ये नर्मदा है, ये क्या है? ताप्ती। तो इन दोनों के बीच में ये क्या है? पर्वत श्रेणी है। तो इन दोनों के मध्य में क्या है? भ्रंश घाटी है। क्या है? भ्रंश घाटी। तो इससे स्पष्ट होता है कि इसका निर्माण भ्रंशोत्तर पर्वत के रूप में हुआ है, परंतु वर्तमान में यह क्या बन चुका है? एक अवशिष्ट पर्वत बन चुका है। वर्तमान में अवशिष्ट पर्वत बन चुका है। क्या बन चुका है? अवशिष्ट पर्वत बन चुका है। तो ये बात आपको ध्यान रखनी है। तो ये हमारा निर्माण के अंतर्गत आ जाएगा। क्या आ जाएगा? निर्माण के अंतर्गत आ जाएगा। इसके बाद हमें बात करनी है जो इसका सर्वोच्च शिखर है वो कौन सा है। तो मैंने अभी आपको बताया था जो इसका सर्वोच्च शिखर है वो धूपगढ़ है। क्या है? सर्वोच्च शिखर धूपगढ़। धूपगढ़ कितना है? ये 1350 मीटर है। और कहाँ पर है? ये पचमढ़ी में है, ठीक है। कहाँ पर? पचमढ़ी में इसकी अवस्थिति है। तो ये बात भी आपको ध्यान रखनी है। इतनी बातें हमने जान ली। अब जो सतपुड़ा श्रेणी है, सतपुड़ा श्रेणी के अंतर्गत दोस्तों बुरहानपुर दर्रा है। क्या है? बुरहानपुर दर्रा। तो जो बुरहानपुर दर्रा है इसको क्या कहा जाता है दोस्तों? बुरहानपुर दर्रे को दक्कन का प्रवेश द्वार या कहें दक्षिण का प्रवेश द्वार। तो इसे दक्षिण का प्रवेश द्वार या दक्कन का प्रवेश द्वार कहा जाता है। क्या कहा जाता है? दक्कन का प्रवेश द्वार कहा जाता है। इसके अलावा दोस्तों यहाँ पर कुछ और चोटियाँ हैं, जैसे अमरकंटक चोटी। क्या है? अमरकंटक चोटी जिसकी ऊंचाई कितनी है? 1065 मीटर। यहाँ से क्या होता है? अमरकंटक से क्या होता है? अमरकंटक से दोस्तों नर्मदा
नर्मदा हो गया, सोन हो गया और जोहिला का उद्गम होता है। ये 3 नदियाँ एक साथ उद्गमित होती हैं। क्या होता है? उद्गम होती है। और जो जोहिला नदी है ये उमरिया जिले में सोन नदी से मिल जाती है। ये बातें आपको ध्यान रखना है। इसके अलावा दोस्तों पचमढ़ी, अमरकंटक जैसे पर्यटन स्थल है। पचमढ़ी एक पर्यटन स्थल है, जबकि अमरकंटक एक क्या है? धार्मिक स्थल। ये बात भी आपको ध्यान रखनी है। अब पचमढ़ी और अचानकपुर, क्या? पचमढ़ी व अचानकपुर ये क्या है? बायोस्फीयर रिजर्व। ये मध्य प्रदेश के 2 यूनेस्को बायोस्फीयर रिजर्व हैं और मध्य प्रदेश में 2 ही बायोस्फीयर रिजर्व हैं। तो ये दोनों आपको ध्यान रखने हैं। तो ये किस घाटी के अंतर्गत है? ये किस पर्वत श्रेणी के अंतर्गत है? ये सतपुड़ा पर्वत श्रेणी के अंतर्गत आते हैं। तो ये बात आपको ध्यान रखनी है। इसके साथ ही दोस्तों हमने सतपुड़ा पर्वत श्रेणी के बारे में सभी भाग कंप्लीट किए। अब हमें जो नया टॉपिक पढ़ना है वो क्या है? पश्चिमी घाट। तो जो पश्चिमी घाट है वो अरब सागर की सीमा से लगा हुआ है। किसकी सीमा से? अरब सागर की सीमा से लगा हुआ है। तो पश्चिमी घाट के बारे में यदि हम बात करें तो यह उत्तर में ताप्ती के मुहाने से लेकर, कहाँ पर? उत्तर में ताप्ती के मुहाने से लेकर दक्षिण में कन्याकुमारी तक, ठीक है, कन्याकुमारी तक 1600 किलोमीटर में, कितने? 1600 किलोमीटर में फैला हुआ है। तो ये बात आपको ध्यान रखनी है। और जो ये प्रायद्वीपीय पठार का क्या है? यह प्रायद्वीपीय पठार का कुछ इस तरीके से यहाँ पर प्रायद्वीपीय पठार है। तो ये प्रायद्वीपीय पठार का एक भ्रंश कगार है। क्या है? भ्रंश कगार है। भ्रंश घाटी के रूप में पश्चिमी घाट का निर्माण हुआ है। इससे क्या स्पष्ट होता है कि भ्रंश घाटी के रूप में इसका निर्माण हुआ है। इसका जो सर्वोच्च शिखर है, तो सर्वोच्च शिखर क्या है दोस्तों? बताइए दोस्तों। सर्वोच्च शिखर अनाईमुडी है। क्या? अनाईमुडी है। इसकी ऊंचाई कितनी है? इसकी ऊंचाई 2695 मीटर। कितनी? 2695 मीटर है। इसके अलावा दोस्तों जो पश्चिमी घाट है ये यूनेस्को विश्व विरासत स्थल तथा एक जैव विविधता हॉटस्पॉट है। क्या है? बायोस्फीयर हॉटस्पॉट है। क्या है? हॉटस्पॉट है। ये बात आपको ध्यान रखनी है। जो पश्चिमी घाट है वो यूनेस्को विश्व विरासत स्थल तथा एक बायोस्फीयर हॉटस्पॉट है। क्या है? हॉटस्पॉट है। ठीक है, तो ये बातें आपको ध्यान रखनी है। इसके अलावा और क्या बातें ध्यान रखनी है? तो इसके अलावा यदि हम बात करें यहाँ की कुछ पहाड़ियाँ की, पहले हम बात करते हैं दोस्तों कि विस्तार कहाँ पर है। तो विस्तार की बात करें दोस्तों तो यहाँ पर आप देख सकते हो दोस्तों इसका विस्तार कहाँ कहाँ तक है। ठीक है, तो यहाँ पर देखोगे आप दोस्तों जो यहाँ से लगा हुआ है वो कौन सा राज्य? गुजरात। फिर यहाँ पर आप देखोगे महाराष्ट्र, फिर यहाँ पर छोटा सा गोवा। ये बात आपको ध्यान रखनी है। इसके थोड़ा और नीचे आते हैं दोस्तों तो हमें देखने के लिए मिलता है कर्नाटक, और नीचे आने पर केरला, और यहाँ पे क्या मिलता है? तमिलनाडु। तो इतने राज्यों में क्या है? इसका विस्तार है। कितने राज्यों में हुआ? गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक, केरला, तमिलनाडु। तो 6 राज्यों में इसका विस्तार देखने के लिए मिल जाता है। इसके अलावा दोस्तों और हमें क्या बात ध्यान रखनी है? तो इसका एक अन्य नाम भी है। क्या है? अन्य नाम क्या है? सह्याद्री। क्या है? सह्याद्री। तो सह्याद्री के नाम से भी इसे बुलाते हैं और इसे प्रायद्वीपीय भारत की कगार, क्या? प्रायद्वीपीय भारत की महान कगार, ठीक है, महान कगार के नाम से भी जाना जाता है। ये बातें आपको ध्यान रखनी है। इसके अलावा दोस्तों और क्या ध्यान रखना है? यहाँ की कुछ पहाड़ियाँ भी हैं। तो वो पहाड़ियाँ कौन सी हैं जो पहाड़ियाँ ध्यान रखनी है हमको? तो हमें दोस्तों हरिश्चंद्र, क्या? हरिश्चंद्र जिसकी पहाड़ियाँ महाराष्ट्र में है, ये बात ध्यान रखनी है। इसके अलावा नीलगिरी, तो नीलगिरी की पहाड़ियाँ कहाँ पर हैं? तो नीलगिरी की पहाड़ियाँ हमें मुख्य रूप से कर्नाटक में देखने के लिए मिलती हैं। इसके अलावा अन्नामलाई, तो अन्नामलाई की पहाड़ियाँ भी आपको क्या रखनी है? ध्यान रखनी है। और कौन सी पहाड़ियाँ हैं? अन्नामलाई, पलानी की पहाड़ियाँ, क्या? पलानी की पहाड़ियाँ, ठीक है, और अगस्तमलाई, और इसके अलावा इलायची। तो
तो इलायची, ये सभी पहाड़ियाँ आपको क्या करनी है, ध्यान रखनी है। तो ये सभी क्या हो गई, हमारी पहाड़ियाँ हो गई। कौन कौन सी पहाड़ियाँ देखी हमने मुख्य रूप से हरिश्चंद्र जो महाराष्ट्र में है, नीलगिरी कर्नाटक में है, अन्नामलाई ये नीलगिरी के उत्तर की ओर है, इसके ऊपर पलानी है, अन्नामलाई के उत्तर में पलानी है, और अगस्तमलाई भी पलानी के पास में है, और इलायची ये सभी पहाड़ियाँ एक दूसरे के पास में स्थित हैं। ओनली हरिश्चंद्र पहाड़ी महाराष्ट्र में है। तो ये पहाड़ियाँ आपको ध्यान रखनी है। तो दोस्तों इस तरीके से हमने पश्चिमी घाट के बारे में भी सभी बातें डिस्कस की। तो अब हमें क्या बात करना है, अब हमें पूर्वी घाट के बारे में पढ़ना है। चलिए तो दोस्तों पूर्वी घाट के बारे में चर्चा करते हैं। तो पूर्वी घाट क्या है बताइए दोस्तों। पूर्वी घाट, यदि हम पूर्वी घाट की बात करें तो यह कहाँ पर, ये महानदी, ठीक है, तो ये महानदी है। तो महानदी के दक्षिण में फैला हुआ है। तो महानदी के दक्षिण से कहाँ तक, नीलगिरी पहाड़ियों तक, कहाँ तक, नीलगिरी पहाड़ियों तक 1300 किलोमीटर में विस्तृत क्षेत्र है। और इसका जो विस्तार है वो मुख्य रूप से कहाँ पर है, उड़ीसा, यहाँ पर तेलंगाना, यहाँ पर आंध्र प्रदेश और यहाँ पर तमिलनाडु। तो ये चार राज्यों में इसका विस्तार हमें देखने के लिए मिलता है। जो इसका सर्वोच्च शिखर है, तो सर्वोच्च शिखर कौन सा है दोस्तों, तो इसका सर्वोच्च शिखर की बात करें, सर्वोच्च शिखर इसका थोड़ा अजीब नाम है दोस्तों, जिंदागढ़ा। तो जो जिंदागढ़ा है ये इसका सर्वोच्च शिखर है और इसकी लंबाई 1690 मीटर है। कितनी है, 1690 मीटर है। ये बात आपको ध्यान रखनी है। अब यहाँ की कुछ पहाड़ियाँ हैं, तो पहाड़ियों के बारे में भी चर्चा कर लेते हैं। कौन कौन सी पहाड़ियाँ देखने के लिए मिलती हैं, तो यहाँ पर दोस्तों मुख्य रूप से कुछ पहाड़ियाँ हैं जो हमें ध्यान रखनी है। एक तो सेबराय की पहाड़ी, कौन सी, सेबराय की पहाड़ी। इसके अलावा दोस्तों नल्लामलाई, क्या, नल्लामलाई की पहाड़ी। और कौन सी हमें देखने के लिए मिल जाती है, बेनुगोंडा, कौन, बेनुगोंडा, पालकोंडा, क्या, पालकोंडा। ये सभी पहाड़ियाँ हमें देखने के लिए मिलती हैं। इसके अलावा दोस्तों पंचमलाई। तो इतनी पहाड़ियाँ हमें क्या करनी है, ध्यान रखनी है। तो ये पहाड़ियाँ कभी कभी पूछी भी जाती हैं। और दोस्तों एक बात और ध्यान रखनी है, यहाँ की जो सर्वोच्च शिखर चूक है, यहाँ का क्या, यहाँ का जो सर्वोच्च शिखर है, मतलब कि द्वितीय सर्वोच्च चोटी क्या है, द्वितीय सर्वोच्च चोटी कौन सी है, महेंद्रगिरी है। कौन सी, महेंद्रगिरी, जो कहाँ पर स्थित है, उड़ीसा में है। ठीक है, कहाँ पर है, उड़ीसा में। तो ये बात भी आपको ध्यान रखनी है। इस तरीके से दोस्तों हमने पूर्वी घाट को भी कंप्लीट कर लिया। यदि आपको लगता है कुछ रह गया है पश्चिमी घाट और पूर्वी घाट में, तो हमें कमेंट में जरूर डिस्कस करें। इतना ही पूछा जाता है दोस्तों परीक्षा के दृष्टिकोण से। तो इस तरीके से हमने कंप्लीट किया। अब हम बात करते हैं प्रायद्वीपीय पठार। प्रायद्वीपीय भारत के प्रमुख पठार कौन कौन से हैं, मेवाड़ का पठार, मालवा का पठार, बुंदेलखंड का पठार, रीवा-पन्ना का पठार। तो इन सभी पठारों को हमें डिस्कस नहीं करना है। तो हम बात करेंगे डायरेक्ट छोटा नागपुर का पठार, मेघालय का पठार, दंडकारण्य का पठार, बघेलखंड का पठार। इन सभी के बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो दोस्तों इन सभी के बारे में हम अगली क्लास में डिस्कस करेंगे, क्योंकि मैंने आपको पिछली क्लास में भी बताया था कि पेन में ख़राबी होने की वजह से मैंने ऑनलाइन जो ऑर्डर किया था उसको मैंने रिटर्न कर दिया है। तो कुछ क्लासें शॉर्ट में चलेंगी, ज़्यादा से ज़्यादा 15 या 20 मिनट तक की क्लासें चलेंगी। तो ये क्लास हमारी यहीं तक रहेगी। अगली क्लास भी इतनी 20 मिनट तक की रहेगी। और अगली क्लास में हम कोशिश करेंगे कि प्रायद्वीपीय भारत के जितने भी पठार रह गए उन सभी को कंप्लीट कर लेंगे। फिर हम अगले टॉपिक पर आएंगे। अगला टॉपिक हमारा क्या रहेगा, तो जो हमारा अगला टॉपिक रहेगा दोस्तों, अगला टॉपिक हमारा रहेगा भारत का तटीय मैदान। तो भारत का तटीय मैदान हम एक दिन की क्लास में कंप्लीट कर लेंगे। भारत का तटीय मैदान में कुछ नहीं है, जो गुजरात से जो पश्चिमी घाट में है जो तटीय मैदान, कौन कौन से तट हैं। एक तो पहला कोंकण तट, फिर कन्नड़ तट और गुजरात का तट, मालाबार तट, इनके बारे में डिस्कस करेंगे। फिर हम जो पूर्वी तट है माने पूर्वी तटीय मैदान है, इसके अंतर्गत क्या क्या है, इसके अंतर्गत उत्कल तट, कोरोमंडल तट, कोकिनाडा का मैदान, इन सभी के बारे में डिस्कस करते हुए तटीय मैदान को भी हम कंप्लीट कर लेंगे।
और जो हमारा लास्ट टॉपिक रहेगा वो भारत के द्वीप समूह रहेगा। तो भारत के द्वीप समूह में हमें अंडमान निकोबार और लक्षद्वीप के बारे में बात करनी है, तो इसको भी हमें एक क्लास में कंप्लीट कर देंगे इस तरीके से दोस्तों। और इसके अलावा दोस्तों मरुस्थल भी है, तो मरुस्थल भी हम इसी क्लास में द्वीपों के साथ कंप्लीट कर देंगे। और इस तरीके से हमारा क्या हो जाएगा, भारत के भू आर्कटिक प्रदेश जो टॉपिक है वो कंप्लीट हो जाएगा। और एक क्लास में हम क्या करेंगे, एक क्लास में हम जितने भी क्वेश्चन हैं उन सभी के आंसर करेंगे। और इसके साथ दोस्तों भारत का भू आर्कटिक प्रदेश कंप्लीट कर देंगे। इसके बाद हम भारत का क्या पढ़ना स्टार्ट करेंगे, भारत का हम अफवाह तंत्र स्टार्ट करेंगे। तो अफवाह तंत्र में कुछ क्लासें लग सकती हैं और इस तरीके से हम इंडियन ज्योग्राफी का कोर्स आगे बढ़ाते चलेंगे। तो दोस्तों यदि चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो और बेल आइकन पर क्लिक कर दो, जिससे कि आपको मेरी क्लास के नोटिफिकेशन मिलते रहें। और साथ ही साथ वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करना ना भूलें, और इन्फॉर्मेशन के लायक है तो इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। तो थैंक यू दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही।